नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस विथ डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम खगोलकी से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आइए आज इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। युति, वियुति, सिजगी पद संदर्भित होता है जब पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है। पृथ्वी अपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है। चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं। चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि युति और वियुति के सम्मिलित रूप को हम सिजगी के नाम से जानते हैं। ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। साथियों, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इस सम्मिलित रूप को हम सिजगी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को हम युति के नाम से जानते हैं। और यह स्थिति अमावस्या को आती है और जिस दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन यही चंद्रमा जब घूर्णन परिक्रमण करती हुई पृथ्वी के इस तरफ आ जाती है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है, तो इस स्थिति को हम वियुति के नाम से जानते हैं। और यह स्थिति पूर्णिमा को होती है और जिस दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? लघु ज्वार आता है, वृहत ज्वार आता है, समुद्र का जल गर्म होता है, निम्न में से कोई नहीं। तो साथियों, जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस दिन उसी समय बृहत ज्वार की स्थिति बनती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये समकोणीय स्थिति। तो जाहिर सी बात है, जब समकोणीय स्थिति होगी तो उस समय लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु ज्वार। नेक्स्ट, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए, सूर्य के प्रभाव से। ऑप्शन बी, सूर्य की घूर्णन गति से। ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो साथियों, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वह गुरुत्वाकर्षण बल, और पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों बल जब संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो उस समय महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था, एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी,
एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन सी रिचर्ड एम निक्सन, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रांग। साथियों, जिस समय नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था और उसी समय स्वयं नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि यह कदम एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है, परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकंड में, ऑप्शन बी 400 सेकंड में, ऑप्शन सी 1 घंटे में, ऑप्शन डी 1.34 सेकंड में। तो साथियों, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.34 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार कब दिखाई देता है? तो साथियों, जाहिर सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार उसी समय दिखाई देगा जिस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक निकट होगी। अर्थात ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, इसी क्रम में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमण करती हुई अपने पथ पर एक पूरा चक्कर पूरा करती है 27.5 दिन में। इसी क्रम में जिस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वाधिक कम होती है, उस स्थिति को उपभू कहा जाता है, और यही दूरी जब सर्वाधिक दूर हो जाती है तो उस स्थिति को अपभू कहा जाता है। तो मित्रों, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 30 दिन में, 27.5 दिन में, 28 दिन में, 25 दिन में। तो साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो हमने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तो इस स्थिति को हम युति के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण की स्थिति तभी बनती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा परिक्रमण करती हुई आ जाती है। तो उस समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उस स्थिति को सूर्य ग्रहण का नाम दिया जाता है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल तल पर आने पर, प्रत्येक अष्टमी को। तो साथियों, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? तो साथियों, जब एक ही दिशा में आकर्षण बल कार्य करता है तो उस समय बृहत् ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कॉपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रैबो। तो साथियों, सबसे पहले यूनानी विचारक खगोलविद अरस्तु महोदय ने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो साथियों, भारतीय खगोलविद ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? गाय, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन डी हर्मीज। साथियों, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। साथियों, बुध एवं शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? बुध और बृहस्पति के, ऑप्शन बी बुध और शुक्र के, ऑप्शन सी बुध और मंगल के, ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल के। ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये पृथ्वी। तो साथियों, शुक्र एवं मंगल के बीच में पृथ्वी की स्थिति है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। मित्रों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, मंगल, पृथ्वी। साथियों, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल के दो उपग्रह फोबोस एवं डिमोस, शनि के लगभग 82 उपग्रह और बुध के पास इस समय कोई भी उपग्रह नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, जिनमें बुध 88 दिन में एक पूरा चक्कर करता है सूर्य का, शुक्र 225 दिन, मंगल 686 दिन, बृहस्पति 11.8 वर्ष में, शनि 29.5 वर्ष में, अरुण लगभग 85 वर्ष में और वरुण 164 वर्ष में। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है 18 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष, 84 वर्ष। तो साथियों, यूरेनस को एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शनि। साथियों, बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। अगर दूरी के क्रम में मैं बात करूं तो यह पहला स्थान है इसका। सर्वाधिक नज़दीक होने के नाते बुध ग्रह के सतह पर दिन का टेम्परेचर 423 डिग्री सेल्सियस और रात में यही तापमान घट करके -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर हम इसमें दिन और रात के तापमान का अंतर ज्ञात करें तो 423 और -173 दोनों मिला करके लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर बुध ग्रह के धरातल पर पाया जाता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम की थी? कोपरनिकस, गैलीलियो, आर्यभट्ट, वैगनर। साथियों, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। साथियों, पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थात ट्विन स्टार हम शुक्र ग्रह को कहते हैं और शुक्र ग्रह को हम और भी नामों से जानते हैं, जिसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी प्लूटो। साथियों,
सन 2006 के पहले तक हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की एक बैठक होती है, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं कर पाता। वे शर्तें यह थी कि इस खगोलीय संगठन के द्वारा उसी समय सर्वसम्मति से सबसे पहले ग्रहों की परिभाषा तय की गई, और जिसमें यह कहा गया कि हम ग्रह किसी भी पिंड को यदि हम ग्रह मानते हैं तो उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए और निश्चित घनत्व होना चाहिए और एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, और जो बातें प्लूटो में नहीं पाई जाती, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो साथियों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। साथियों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सभी सौरमंडल के भाग हैं, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी उल्कापिंड। साथियों, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट की पट्टी होती है जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हैली-बॉब किसका नाम है? ऑप्शन ए कार्टून चित्र, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन सी एक खिलौना, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो मित्रों, हैली-बॉब एक पुच्छल तारे का नाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं शनि। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति एवं अरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन डी बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं बृहस्पति। साथियों, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच जो ग्रह हैं, ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये क्षुद्र ग्रह। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? बृहस्पति एवं शुक्र, बृहस्पति एवं अरुण, बृहस्पति एवं शनि, बृहस्पति एवं मंगल। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पुच्छल तारे चमकते हुए आग प्रकाशी पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं।
तो साथियों पुच्छल तारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2001 में। तो साथियों हेली नामक पुच्छल तारा अर्थात हेली बॉब जिसे कहा जाता है, यह प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है और पिछली बार हेली बॉब नामक पुच्छल तारा जो है 1986 में दिखाई पड़ा था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हेली पुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा? तो साथियों पिछली बार 1986 में दिखाई पड़ा था और 76 वर्षों के अंतराल पर यह दिखाई पड़ता है, तो अगली बार 2062 में दिखाई पड़ने की संभावना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो साथियों पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो होती है वह सूर्य से दूर की ओर होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। साथियों 0 डिग्री को हम प्रधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं, जो विश्व का मानक समय रेखा कहा जाता है, और 180 डिग्री को हम तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के मिलने से एक बृहत वृत्त का निर्माण होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। साथियों भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे न्यूनतम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा। साथियों विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त का निर्माण करती है, जिसे 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। मुख्य देशांतर रेखा ये भी एक बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर
यह भी एक बृहत वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि एक बृहत वृत्त का निर्माण नहीं करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? प्रकाश तत्काल आता है, कुछ भी समय नहीं लगता। ऑप्शन बी लगभग 96 सेकंड, ऑप्शन डी लगभग 8 मिनट, ऑप्शन डी 17 मिनट। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर कितनी बार विचलित होती है? मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कुल 8 बार विचलित होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? तो साथियों, हम जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम विश्व के मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच अर्थात 0 देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? साथियों, हम जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार से 1 घंटे में पृथ्वी कुल 15 देशांतर को पार कर जाती है और 30 देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कुल 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 20 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन डी 40 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्ध में। तो साथियों, हम 20 से 40 डिग्री ये 0 डिग्री, ये लगभग 20 डिग्री, ये लगभग 40 डिग्री। तो साथियों, 20 से लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वसंत विषुव निम्नलिखित में से कब होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। साथियों, वसंत विषुव की जो घटना होती है वह 21 मार्च को होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। मित्रों, जिस समय भारत में सबसे छोटा दिन होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय सबसे लंबा दिन होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विषुव शब्द किसका घोतक है?
ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन का, ऑप्शन बी पृथ्वी की परिक्रमण का, ऑप्शन सी दिन रात बराबर होने का, ऑप्शन डी पृथ्वी तथा सूर्य की समकोणीय स्थिति का। तो साथियों विषुव शब्द जो है वह दिन रात बराबर होने का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए 85.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी 86.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी 84.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन डी 82.5 डिग्री ईस्ट। तो मित्रों भारतीय मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री ईस्ट निर्धारित की गई है, जो इलाहाबाद के ननी से होकर के लगभग गुजरती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संसार को इंटरनेट किसने दिया? विंटन सर्फ ने, थॉमस हार्डी ने, ऑप्शन सी एल्डोर ने, ऑप्शन डी ह्यूटिलिटी ने। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम आप सभी प्रतियोगियों के समक्ष छोड़ता हूं, जिसका आंसर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उत्तर बताएंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध हुई होगी। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।